सर स्क्रीन दिसत आहे? हॅलो, हॅलो. हा स्क्रीन दिसत आहे सर? हो 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 दिसतंय सर. ओके ओके. गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को. बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग इयत्ता 10वी विषय विज्ञान व तंत्रज्ञान यामध्ये मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहे. आज आपण एसएससी परीक्षेतील प्रश्न क्रमांक 4 विज्ञान भाग 2 यामध्ये विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांविषयी चर्चा करणार आहोत. तो चलो शुरू कर देते हैं. विज्ञान भाग 2 एसएससी प्रश्न पत्रिका प्रश्न क्रमांक 4 में आने वाले सवाल. जैसे अभी हमने कहा कि आज का जो हमारा विषय है वो साइंस 2 है और उसमें एसएससी परीक्षा में आने वाले प्रश्न क्रमांक 4 में कौन कौन से सवाल रहते हैं, किस प्रकार के सवाल रहते हैं, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं. प्रश्न क्रमांक 4 कुल 5 गुण के लिए पूछा जाता है. उसमें आपको 2 सवाल दिए जाते हैं और उसमें से एक सवाल आपको हल करना रहता है. अब वो जो सवाल दिए जाते हैं वो किस प्रकार के सवाल रहते हैं वो हम नीचे देखेंगे. प्रश्न क्रमांक 4 में निम्न प्रकार के सवाल आते हैं. आपको 2 सवाल दिए जाते हैं, इसमें से आपको एक हल करना रहता है. जैसे सवाल देखो 6 प्रकार के सवाल रहते हैं. ये आपको पाठ क्रमांक 1 से लेकर पाठ क्रमांक 5 तक है, लेकिन एसएससी का जो पेपर रहेगा उसमें आपको पाठ क्रमांक 1 से लेकर पाठ क्रमांक 10 के ऊपर आपको सवाल आ जाएंगे. वो इसी प्रकार के रहेंगे. जैसे कि तालिका पूर्ण करो. दूसरा प्रश्न आता है निम्न प्रश्न उदाहरण सहित स्पष्ट करो. आपको एक प्रश्न दिया जाता है और उसको उदाहरण सहित स्पष्ट करना रहता है. चित्र का निरीक्षण करके प्रश्नों का उत्तर लिखो, ऐसा रहता है. मतलब आपको चित्र दिए जाते हैं और उस चित्र का निरीक्षण करके आपको उसका उत्तर देना रहता है. नाम निर्देशित आकृति सह स्पष्ट करो. आकृति दी जाती है तो उसको नाम देना रहता है. श्रृंखला को योग्य क्रम से लिखना रहता है. आपको एक श्रृंखला दी जाती है, वो आपको लिखना रहता है. सो मत मतलब आप क्या करोगे, मतलब एक सवाल एक एप्लीकेशन बेसिस के ऊपर आ जाता है, वो आपको लिखना रहता है. ये सवाल ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर का पाठ है, उस पे पूछा जाता है. तो हम शुरू कर देते हैं. पाठ क्रमांक 1 में आनुवंशिकता और उत्क्रांति पर एक सवाल आता है. लेमार के अंगों का उपयोग अथवा अनुपयोग के सिद्धांत को संक्षेप में स्पष्ट करो. अब देखो जैसे मैंने कहा कि 2 सवाल दिए जाते हैं, उसमें से एक आपको हल करना रहता है और उसके लिए 5 मार्क रहते हैं. अब जब आप 5 मार्क का लिखेंगे तो आपको 5 पॉइंट लिखना जरूरी है. इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां लिखना है. जैसे यहाँ लिखा है पॉइंट क्रमांक 1 है, सजीव की विशिष्ट प्रकार की सक्रियता के कारण सजीव की शारीरिक रचना में परिवर्तन होता है. दूसरा पॉइंट, यदि सजीव को कोई अंग सक्रिय नहीं है अथवा इस अंग का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो सजीव का यह अंग अकार्यक्षम होकर नष्ट हो जाएगा. यदि सजीव का यह अंग अति सक्रिय है, अगर सक्रिय नहीं है तो नष्ट हो जाता है. अगर अति सक्रिय है तो अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है तो यह अंग अत्यधिक विकसित हो जाएगा. ये चौथा पॉइंट है. और 5वें पॉइंट में इस प्रकार सजीव की शारीरिक रचना में होने वाले परिवर्तन उसके विभिन्न अंगों की सक्रियता अथवा निष्क्रियता के कारण होते हैं. मतलब ये पॉइंट 5 पॉइंट आप लिखेंगे तब आपको 5 मार्क आपको मिलेंगे. दूसरा सवाल है, जैसे हमने देखा कि तालिका पूरी को, ये मार्च 2019 में आया हुआ सवाल है. और एक सवाल है यहाँ, ये भी मार्च 2019 में आया हुआ सवाल है. पहले ये वाला देखते हैं, उसके बाद दूसरा प्रश्न आपको दिया गया था. दी गई तालिका को सही करके लिखिए. कार्बोज स्निग्ध पदार्थ तथा प्रोटीन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया कैसे होती है. मतलब आपको एक तालिका दी है ये, इस तालिका को आपको सही करके लिखना है और उसमें कार्बोज स्निग्ध पदार्थ, प्रोटीन, ऑक्सीकरण करने की ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया कैसे होती है आपको लिखना है. मतलब ये दिया है, आपको सही लिखना है. इसको कैसे लिखते हैं देखो, हमें क्या क्या दिया है. देखो पायरुविक अम्ल दिया है, उसके बाद ब्लैंक दिया है,
उसके बाद एसिटिल को एंजाइम ए दिया है, उसके बाद ब्लैंक मतलब ये खाली जगह है वो हमें भरना है। ग्लूकोज विघटन इस लेफ्ट साइड में दिया है स्निग्ध अम्ल प्रोटीन, ग्लूकोज के नीचे दिया है केब्र चक्र, इसके बाद है राइट साइड में अमीनो अम्ल और लास्ट में है स्निग्ध पदार्थ। अब इसको हमें सही करके लिखना है, तो किस कैसे लिखते हैं देखिए। पहले ऊर्जा है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा आपको प्राप्त, यहाँ से जाएंगे हम। कार्बोज पदार्थ है, कार्बोज पदार्थ के बाद ग्लूकोज का विघटन हो जाएगा, उसके बाद हमें पायोरिक अम्ल मिलेगा, पायोरिक अम्ल के बाद हमें एसिटल को एंजाइम मिल जाएगा, को एंजाइम के बाद हमें केब्रा मिलेगा और लास्ट में हमें मिलेगी ऊर्जा। अब लेफ्ट साइड में देखिए तो स्निग्ध अम्ल है, मतलब पहले सॉरी स्निग्ध पदार्थ और उसके बाद स्निग्ध अम्ल, और इसके और यहाँ लास्ट में है प्रोटीन और उसके बाद अमीनो अम्ल। मतलब जो तालिका दी थी उस तालिका को हमें सही करके वहाँ लिखना है, इसके लिए आपको 5 मार्क मिल जाते हैं सही करके लिखने के। उसी तरह दूसरा सवाल है, मार्च 2019 में आया था, नीचे दी हुई रिक्त स्थान पूर्ण करके उसे दर्शाने वाले प्रक्रिया का नाम लिखिए। अभी आपको ये जो प्रक्रिया दी है उसमें जो रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान को भरना है और ये प्रक्रिया का नाम भी हमें लिखना है, ये सवाल पूछा गया है। या ब्लैंक जो दिख रहा है वो उसी जगह हमें वो जगह हमें भरना है। अब ये जो आकृति है प्रवाह आकृति में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा स्निग्ध पदार्थ के ऑक्सीशोषण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। मतलब ये जो प्रक्रिया आपको दी गई है वो प्रक्रिया क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा स्निग्ध पदार्थ के ऑक्सीशोषण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न कर की प्रक्रिया दर्शाई गई है, इस प्रक्रिया का नाम है। अब इसमें क्या क्या हुआ है देखिए, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के बाद हमें ग्लूकोज का विघटन हुआ है, उसके बाद पायोरिक अम्ल है, उसके बाद एसिटिल को एंजाइम है, उसके बाद केब्रा चक्र है और उसके बाद ऊर्जा है। राइट साइड में प्रोटीन अमीनो अम्ल और लेफ्ट साइड में स्निग्ध पदार्थ और स्निग्ध अम्ल। मतलब सेम क्वेश्चन है पहला वाला, अगर आप देखिए इसके पहले देखा था, थोड़ा उसमें चेंज किया है और इसके प्रक्रिया का नाम पूछा है। मतलब ये 2 सवाल बहुत जरूरी है। तीसरा सवाल है तीसरे पार्ट के ऊपर, एक कोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन के प्रकार उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पिछली बार जो बृहमुंबई महानगर पालिका के 5 क्वेश्चन पेपर हल किए थे उसमें प्रश्न पत्रिका 3 में आया हुआ सवाल है ये। अलैंगिक प्रजनन की कुछ पद्धति निम्न प्रकार है। अब अलैंगिक प्रजनन की पद्धति हमें पहले लिखना है, जैसे पहले है द्विविभाजन, उसके बाद बहुविभाजन, उसके बाद मुकुलन। अभी देखो हमें यहाँ कहा गया है कि प्रजनन के प्रकार, मतलब प्रकार भी लिखना है और उसको उदाहरण सहित, मतलब उदाहरण देना है। जैसे पहले हमने देखा था कि हमें इस प्रकार के भी सवाल आते हैं, उदाहरण मतलब उदाहरण देना और वो स्पष्ट करना है हम। पहला है द्विविभाजन प्रकार, दूसरा है बहुविभाजन, तीसरा है मुकुलन। अब द्विविभाजन, जनक कोशिका का 2 समान भागों में विभाजन होता है, मतलब द्विविभाजन होता क्या है वो भी आपको बताना पड़ेगा। विभाजन समसूत्री अथवा असमसूत्री पद्धति से होता है। जीवाणु आदि जीव सदृश के केंद्री की कोशिका में स्थित तंतुकोनिका और हरित लौक जैसे कोशिका अंग द्विविभाजन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। मतलब जीवाणु रहे, आदि जीव रहे या सदृश केंद्र की रहेगी, ये क्या करते हैं, अलैंगिक पद्धति से द्विविभाजन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। आदि जीव में होने वाले द्विविभाजन के प्रकार आगे दिए गए हैं। आदि जीव में किस प्रकार के द्विविभाजन होता है उसका प्रकार आगे दिए। 3 प्रकार का द्विविभाजन होता है, साधारण द्विविभाजन, क्षैतिज द्विविभाजन और ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा द्विविभाजन। हम एक एक करके उसको देखेंगे। पहला है साधारण द्विविभाजन। अब साधारण द्विविभाजन के लिए उदाहरण है अमीबा। अमीबा का कोई निश्चित आकार न होने के कारण अमीबा में किसी भी अक्ष से विभाजन होता है।
अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं है, इसलिए इसका किसी भी अक्ष से क्या होता है, विभाजन होता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, साधारण द्विभाजन कहते हैं। देखो यहाँ जनक अमीबा एक है, उसके बाद यहाँ दो, उसके बाद समांतर नवजात अमीबा तैयार होता है। मतलब इसे साधारण द्विभाजन कहते हैं। मतलब कहाँ से भी हो सकता है। इसका कारण क्या है कि वो निश्चित आकार नहीं है। आड़ा द्विभाजन, अब इसमें हमने एग्जांपल लिया है जनक पैरामीशियम। अब पैरामीशियम में क्षैतिज द्विभाजन पद्धति से विभाजन होता है, मतलब आड़ा पद्धति से द्विभाजन होता है। मतलब दो समान भागों में उसका विभाजन होता है। आड़ा होता है लेकिन उसके दो समान भाग होते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा द्विभाजन, उसके लिए भी हमने एग्जांपल लिया है जो युगलिना है। मतलब इसमें जो पद्धति इसमें खड़ा द्विभाजन पद्धति से विभाजन होता है। मतलब ये 3 प्रकार आपको लिखना है और उसकी आकृति आपको बनाना है, तब आपको 5 मार्क मिल जाएंगे। समय का उपयोग करते हुए आपको जब ये 5 मार्क का सवाल हल करना रहता है, तब समय का भी उपयोग करना है। ज्यादा लिखना नहीं, पॉइंट वाइज आपको लिखना है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप आकृति बनाकर अगर छोड़ दिया तो भी चलेगा। आकृति से भी थोड़ा पोस्ट होता है, मतलब आकृति पहले बना लीजिए। उसके बाद है बहुविभाजन। अमीबा और उसके समान एक कोशिकीय आदि जीव प्रतिकूल परिस्थिति में बहुविभाजन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। ये अमीबा का है जो बहुविभाजन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन किया। उसके बाद है मुकुलन। इस मुकुलन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन करता है। सर्वप्रथम जनक कोशिका में समसूत्र विभाजन होने पर दो नवजात केंद्रकों का निर्माण होता है। जनक कोशिका में एक छोटा सा उभार उत्पन्न हो जाता है और यह उभार क्या होता है, मुकुल होता है। मतलब आप द्विविभाजन, बहुविभाजन और मुकुल विभाजन इसका अर्थ लेकर उसके नीचे उसके डायग्राम नहीं लिखेगा तो भी चल निकाला तो भी चल सकता है। उसके बाद है पाठ क्रमांक 4 में आया हुआ सवाल, नीचे दी गई भोजन श्रृंखला को उचित क्रम से पुनः लिखिए। अभी यहाँ आपको एक क्रम दिया है, श्रृंखला दी है, उस श्रृंखला को आपको उचित मतलब सही करके लिखना है। भोजन श्रृंखला किस परिस्थिति की है, परिसंस्था की है, इस परिसंस्था का वर्णन कीजिए। मतलब ये सही तो आपको लिखना ही है, लेकिन ये परिसंस्था किस परिसंस्था की है या परिसंस्था का वर्णन हमें करना। और हमें क्या क्या दिया है देखो श्रृंखला में, टिड्डा, सांप, धान की खेती, बाज और मेंढक, ये आपको श्रृंखला दी गई है और उसको आपको सही करके लिखना। तो पहले पॉइंट में हम क्या करेंगे, जो श्रृंखला है उसको हम क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे। भोजन श्रृंखला को उचित क्रम से लिखने पर क्या आएगा, पहले धान का खेती आ जाएगा, टिड्डा आ जाएगा, उसके बाद मेंढक आ जाएगा, उसके बाद सांप और उसके बाद बाज आ जाएगा। भोजन श्रृंखला भू परिस्थिति की भोजन श्रृंखला है। अभी ये जो श्रृंखला आपको दी गई है वो भोजन श्रृंखला भू परिसंस्था की भोजन श्रृंखला है। भू परिसंस्था अनेक परिसंस्था में अनेक घटक पाए जाते हैं, उदाहरण तो कीटक, पक्षी, स्तनधारी प्राणी इत्यादि। धान की खेती नदी किनारे होती है, इस कारण वहां मेंढक ज्यादा होते हैं। अब देखो धान की जो खेती रहती है वो जहाँ पानी रहता है उसके बगल में रहते हैं, इसलिए उस खेत में मेंढक ज्यादा रहते हैं। अब भोजन श्रृंखला में धान की खेती उत्पादक है। अब यहाँ देखिए उत्पादक हमें बताना पड़ेगा। अभी क्यों, क्योंकि परिसंस्था का हमें वर्णन करना है। अगर परिसंस्था का हमें अगर वर्णन करना है तो उसमें उत्पादक कौन है, प्रथम भक्षक कौन है, द्वितीय भक्षक कौन है, तृतीय भक्षक और उसके बाद सर्वोच्च भक्षक, ये भी थोड़ा शॉर्ट में लिखना होगा। इसलिए यहाँ देखिए भोजन श्रृंखला में धान की खेती उत्पादक है। अगर धान की खेती उत्पादक है तो प्राथमिक भक्षक कौन हो गया, टीडा हो गया। द्वितीय भक्षक कौन हो गया, मेंढक हो गया। तृतीय भक्षक कौन हो गया, सांप। और सबसे बड़ा मतलब सॉरी यहाँ सर्वोच्च भक्षक लिखने का था, तो सर्वोच्च भक्षक जो रहेगा वो क्या रहेगा, बाज रहेगा। मतलब जीवो जीव सजीवनम, मतलब एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है और उसी ऐसी ही परिसंस्था निर्माण होती है।
अभी धान की खेती में परिसंस्था में सूर्य से प्राप्त होने ऊर्जा सीधा बाज तक के पोषक स्तर तक जाती है। मतलब धान की जब खेती होती है तो उसको जो सूर्य ऊर्जा मिलती है वो सूर्य ऊर्जा डायरेक्ट धान से डायरेक्ट कहा जाती है। जो बाज है उच्च भक्षक है उसके पोषक स्तर तक जाती है। ऐसे 5 या 6 सवाल अगर आप लिखेंगे तो आपको 5 मार्क आराम से मिल जाएंगे। अब यहाँ आकृति दिया गया है। आकृति में क्या दर्शाया गया है? प्रत्येक घट को पहचान कर उनके नाम तथा पोषण स्तर लिखो। ऐसा सवाल आपको पूछा जाता है। अभी आकृति दी है, इसमें कुछ नाम भी दिए हैं। देखो, उल्लू उपभोक्ता, सांप उपभोक्ता, पक्षी उपभोक्ता, टिड्डा उपभोक्ता और वनस्पति, ये सब आपको दिया गया है। और आपको कहा गया है कि नाम तथा पोषण स्तर आपको लिखना है। इसके लिए भी 5 मार्क है या 5 पॉइंट्स दिए हैं, 5 नाम दिए हैं, तो 5 उसका नाम लिखने के बाद ये कौन सा पोषण स्तर है लिखने के बाद आपको 5 मार्क मिलेंगे। जैसे देखो, पोषण स्तर 1, उत्पादक हरी वनस्पति। अब यहाँ देखेंगे आप पहले तो ये वनस्पति दिया है, उसके बाद टीडा दिया है, उसके बाद पक्षी, उसके बाद सांप और उसके बाद उल्लू, सॉरी, दिया है। तो वनस्पति क्या है? पोषण स्तर 1, उत्पादक हरी वनस्पति। पोषण स्तर 2, कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता है। कौन है? वो टीडा है, वो क्या है? शाकाहारी। पोषण स्तर 3 में देखिए, यहाँ पोषण स्तर 3 में मतलब यहाँ पक्षी दिया है, तो द्वितीय उपभोक्ता कौन है? पक्षी है, और वो क्या है? मांसाहारी। पोषण सॉरी पोषण स्तर 4, तृतीय उपभोक्ता सांप है। यहाँ देखिए, ए, 1 2 3, ये उत्पादक। हाँ, उपभोक्ता वनस्पति को कौन खाता है? टीडा खाता है। टीडा को कौन खाता है? पक्षी। पक्षी को कौन खाता है? सांप। और सांप को कौन खाता है? उल्ला। मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और ये उच्च भक्षक हो गया। यहाँ तक आए थे हम। पोषण स्तर 3, द्वितीय उपभोक्ता पक्षी मांसाहारी। पोषण स्तर 4, तृतीय उपभोक्ता सांप मांसाहारी। और पोषण स्तर 5, उपभोक्ता उल्लू मांसाहारी। मतलब ये 5 पोषण स्तर क्या है वो आप जब लिखेंगे तब आपको क्या मिलता है? 5 मार्क मिलते हैं। मतलब जो पहले मैंने कहा था कि हर क्वेश्चंस मतलब 6 प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं, और आज जो हम देख रहे हैं पाठ क्रमांक 1 से लेकर पाठ क्रमांक 5 तक ही देख रहे हैं। लेकिन जब आपको एसएससी पेपर रहेगा, उस एसएससी पेपर में पाठ क्रमांक 1 से लेकर पाठ क्रमांक 10 के बीच के सवाल आपको पूछे जाएंगे। आगे सवाल है, नीचे दिए गए संकेत क्या बता रहे हैं? इस आधार पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। मतलब अपना विचार लिखना है। जो छठा वाला सवाल हमने लिखा था, सोमर, आपको क्या लगता है? देखो, कुछ चित्र दिए हैं, उस चित्र को देखना है और वो चित्र क्या दर्शाता है आपको बताना है। ये पहला वाला चित्र है, ये दूसरा वाला चित्र है, और तीसरा वाला चित्र है। अब पहले वाले चित्र को हम देखते हैं तो हमें क्या दर्शाता है? तो यह संकेत कम कर कम करना या पुनरुपयोग इन प्रक्रिया को दर्शाता है। क्या है? ये पुनरुपयोग इन प्रक्रिया को दर्शाता है। प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग न करें, यह संदेश इस संकेत से प्राप्त होता है। जो प्राकृतिक संसाधन रहते हैं उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा ही चिन्ह बताता है। दूसरा, ये क्या बता रहा है? यह संकेत बता रहा है पानी बचाव का संदेश प्राप्त हो रहा है। मतलब इस चित्र को अगर देखते हैं तो देखो, ये नल है, पानी का नल, उसको वो बंद कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये संकेत है कि पानी बचाव का यहाँ से संदेश प्राप्त होता है। तीसरे चित्र में देखो क्या दिया है? सौर ऊर्जा का उपयोग करो, यह संदेश इस संकेत द्वारा प्राप्त होता है। मतलब आपको कुछ चित्र दिए जाते हैं और उस चित्र से हमें क्या माहिती मिलता है, मतलब इससे हमें क्या साबित कर सकते हैं, या चित्र क्या दर्शाता है, यह हमें वहां बताना पड़ता है। उसके लिए भी 5 मार्क रहते हैं। और लास्ट वाला सवाल है, आपको आकृति बनाए रहती है, बनाने के लिए कहा जाता है। अभी पवन चक्की की संरचना की नामांकित आकृति बनाई। नामांकित इसका मतलब आकृति बनाना है, और उसके हर पार्ट को आपको क्या करना है? नाम देना है। अगर इस चित्र को देखते तो ये पवन चक्की का चित्र है, और उसको बनाना है और उसको क्या करना है? नाम देना है। मतलब यहाँ से हवा जाती है, फैन से पाती, इसका मतलब फैन पाती है, मतलब वो घूम जाते हैं, बड़े बड़े रहते हैं। यहाँ शाफ्ट है, यहाँ गियर बॉक्स है, ये जनित्र है, यहाँ
शाफ्ट फिर से आया, ये बेरिंग है और ये आधार मीनार है। मतलब आप जब इस चित्र को बनाएंगे तो चित्र को बनाने के बाद आपको उसको नाम देना भी जरूरी। मतलब ऐसे कुल मिला के 6 सवाल आपको पूछे जाते हैं और 6 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। और ये 6 प्रकार के सवाल जैसे अभी मैंने कहा कि पाठ क्रमांक 1 से लेके पाठ क्रमांक तक अभी हम देख रहे हैं, लेकिन पाठ क्रमांक 1 से लेके 10 के बीच में ये आ जाते हैं और आपको 2 सवाल दिए जाते हैं, 2 में से कोई भी एक सवाल आपको हल करना रहता है। हेलो। 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 सर हो गया। हेलो। 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 हेलो प्रजापति सर। हेलो। सर कंटेंट खत्म हो गया। हेलो। हेलो। तो ये जो सवाल है पूरे सवाल वो आपको पाठ क्रमांक 1 से लेके पाठ क्रमांक 5 तक की है। आपको तैयारी करते समय पाठ क्रमांक 1 से लेके पाठ क्रमांक 10 तक की तैयारी करनी है, जो क्वेश्चन क्वेश्चन क्रमांक 4 के। मतलब आपको 10 में से पाठ क्रमांक 1 से लेके 10 में से कौन से भी 2 सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये जो सवाल दिए मतलब तालिका पूरी करो या चित्र का निरीक्षण करो, नामदर्शित आकृति करो, श्रृंखला योग्य क्रम से लिखो या सोमत। सोमत के लिए आपको 10 नंबर का जो पाठ रहता है, चित्र का निरीक्षण करो और सोमत लिखो। आपदा का प्रवर्धन ऐसा कुछ तो 10 नंबर का पाठ है। तो 10 नंबर के पाठ में इसमें ज्यादा सवाल आते हैं। मतलब 2 में से एक सवाल जो रहता है वो पाठ क्रमांक 10 से आता ही है। तो 10 नंबर का जो पाठ रहेगा वो थोड़ा ज्यादा करना है। तो इसी तरह आज का पाठ यहाँ समाप्त होता है। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है बोलिए। किसी को कोई प्रश्न है? हेलो सर। हाँ बोला। बोलिए सर। हेलो सर। हाँ हाँ सर, बोलिए। किसी का हाथ ऊपर नहीं है, किसी का हाथ ऊपर नहीं है बोला। ठीक है।
ठीक है फिर। ठीक है, ठीक। ओके ओके। ओके सर।